मेरे चैनल पे अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चंस रिसीव होते हैं तो वो घुटनों के दर्द के बारे में या घुटनों की ग्रीस कम होने के बारे में सबसे ज़्यादा रिसीव होते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये शो हो रहा होगा एक कमेंट कि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन है और स्वेलिंग है, मतलब इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है और घुटनों में सोजिश है। इसके अलावा जो हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, व्हाट अबाउट नी रिप्लेसमेंट, के घुटने कब चेंज करवाने चाहिए। इसी तरह से एक हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम डॉक्टर, मैंने पीआरपी करवाई है 3 दिन पहले, 3 डेज पहले मुझे स्टेज 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। क्या मैं अब इसे सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकती हूँ या मुझे बाकी की 2 डोज लेनी पड़ेंगी पीआरपी की। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है बेसिकली ये पूछा है कि घुटनों में जो इंजेक्शन लगते होते हैं पीआरपी के, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि जो हम पीआरपी का इंजेक्शन लगवा रहे हैं ना, इसका मतलब ये हमारे घुटनों में ग्रीस नहीं डाली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का काम होता है कि आपके घुटनों में नई ब्लड वेसल्स बना दी जाए ताकि वहाँ पे न्यूट्रिशन, खाना जो ब्लड के जरिए आता है ना, वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन आपको पीआरपी का तभी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर आपकी साथ में डाइट या आपका खाना इस तरह का हो जो कि आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। सो पीआरपी कब करानी चाहिए, पीआरपी का क्या फ़ायदा होता है, या जो भी पॉइंट्स है लाइक ओवरऑल हम कवर करेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो घुटनों की सोजिश के बारे में, घुटनों के दर्दों के बारे में, घुटनों की ग्रीस के बारे में, कौन सी स्टेज है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजूहात होती हैं, क्या इसकी अलामात होती हैं और इसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, कौन से ऐसे खाने आपको खाने चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, टीके लगवाने चाहिए, इंजेक्शन लगेंगे या फिर मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर करानी है तो कब करा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। सो अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे घुटनों में पेन है और बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी है, तो ये क्यों होती है दर्द, और आपके घुटनों के अंदर सोजिश क्यों होती है। घुटनों के अंदर होने वाली दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये तो है हमारी हड्डी, ये जो ऊपर वाली हड्डी है ये नीचे वाली हड्डी है, ये दरमियान में ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। और यही ये जो लिखा हुआ आपके पास, ये हाँ जी अब नज़र आएगा आपको कि ये जो कार्टिलेज है ये कार्टिलेज ये एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ घिस जाती है। एक ये वजह होती है दर्द की, दूसरी वजह होती है ये जो बीच में ये जो रस्सियां नजर आ रही है ना, जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ रही हैं, जिनका नाम ACL, PCL, LCL, L का मतलब है लिगामेंट, यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये नाम है, थोड़े मुश्किल से नाम है, आप वो छोड़ें, इस पर यह समझें कि ये लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके पट्टे को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। जैसे ये वाला पट्टा है, इसे हम क्वाड्रिसेप कहते हैं, इसे हम थाई वाली हड्डी जो होती है ना हमारी, उसके ऊपर लगा हुआ पट्टा होता है। तो इस पट्टे को इस हड्डी के साथ, ये वाली जो हड्डी है इसे मेडिकल में कहा जाता है पटेला, आम जुबान में इसे कहते हैं चपनी। सो ये वाला जो पट्टा है, इस थाई वाले पट्टे ने, इसे क्वाड्रिसेप कहते होते हैं मेडिकल में। इसने जब इस चपनी वाली हड्डी के साथ आके जुड़ना है तो ऐसी चीज जो पट्टे को हड्डी से जोड़ती है उसे कहते हैं टेंडन, और ऐसी चीज जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है उसे कहते हैं लिगामेंट। अक्सर लोगों को घुटनों के अंदर लिगामेंट की भी दर्द होती है और अक्सर लोगों को अपने घुटनों के अंदर टेंडन्स की भी दर्द होती है। सो अगर आप गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे क्वाड्रिसेप टेंडनाइटिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जैसे आर्थराइटिस होता है, टिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थ का मतलब होता है जोड़, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन। अब ये जो आर्थराइटिस होती है इसकी इतनी सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से चंद एक ये हैं जिनको हम कहते हैं, एक को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इसे हम उर्दू में और आम जुबान में आपने सुना होगा कि घंटिया जिसे कहते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इसी तरह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, यानी वो आर्थराइटिस जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये सबको जिंदगी में एक दफा लाजमी होना ही होना है। इसके अलावा ज्यूलाइन इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है, ये अननोन इसकी काज होती है। इसके अलावा सोरियाटिक होता है, गाउट होता है जो कि यूरिक एसिड की वजह से होता है और ज्यादातर आपके पाँव के अंगूठे के अंदर होता है। और सेप्टिक आर्थराइटिस होता है जिसके अंदर ज्यादातर इसके अंदर आपको इन्फेक्शन होता है।
अच्छा, अब ये हैं हमारे पास सारी के सारी किस्में जो कि आर्थराइटिस की होती हैं। आर्थ का मतलब क्या हुआ? जोड़, और टिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन या सोजिश। इसका मतलब जोड़ों में सोजिश। अब वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, वो घुटनों में ग्रीस कम होने की वजह से भी हो सकती है, वो गंटिया की वजह से भी हो सकती है। गंटिया में आपके जिस्म का ब्लड जो है वो उसके अंदर मौजूद जो आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो आपके जिस्म के खिलाफ हो जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। ओवरऑल अगर हम सारी टाइप्स को देखें, होता क्या है? जोड़ों में सोजिश होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने ना थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है ना जोड़ की, ये है हमारा हेल्थी जॉइंट, बिल्कुल जो ठीक है ना, घुटने का जोड़ ये हो है। ये वाला जो जोड़ है ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जोड़, वो जोड़ जिसके अंदर घुटनों में ग्रीस कम हो गई। ये देख रहे हैं यहाँ पे बीच में इतनी अच्छी यहाँ पे रबड़ बनी हुई है। अच्छा, ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ ना, रबड़, ग्रीस, इस तरह का कुछ नहीं होता जोड़ों के अंदर। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे कार्टिलेज होती है। ठीक है। अगर ये कार्टिलेज घिस जाए तो ये जोड़ हमारे कुछ इस तरह से हो जाते हैं। देख रहे हैं बीच में से, इसमें से कार्टिलेज गायब हो गई है, ग्रीस जो वो कम हो गई है। जब ये कम हो जाए तो इसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, अब इसकी ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कुछ लोगों में ये बहुत कम होती है स्टार्ट में, जब इसको अगर पकड़ लिया जाए तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कुछ होते हैं जो कि आपके ना साइनोवियल फ्लूइड को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आपके इम्यून सिस्टम जो अटैक करते हैं आपके जोड़ों के ऊपर, और इसे कहते हैं हम गंटिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान ऐसे होती है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो एक से ज़्यादा जोड़ों के ऊपर होता है। आपके छोटे जोड़ों पे, यानी कि आपके हाथ के जो जोड़ हैं, इनके अंदर इस तरह से यहाँ पे पेन ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा होती है। ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, गंटिया के अंदर। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो सिंगल जॉइंट को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, यानी कि अगर आपके दोनों घुटनों में सेम टू सेम दर्द है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। एक तो स्मॉल जॉइंट पे इन्वॉल्व करता है, दूसरा इसके अंदर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको अकड़ाव होता है। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें भी सुबह जब सो के उठते हैं तो अकड़ाव होता है। लेकिन फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अकड़ाव होता है ना सुबह के टाइम, वो मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके घुटनों में जो दर्दें होती हैं, अकड़ाव होता है, जब वो सुबह सो के उठते हैं तो दिन के 10-11 बज जाते हैं, उनका वो अकड़ाव कम होते 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 बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सर्दियाँ होती हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। सर्दियों के अंदर उनकी स्टिफनेस और उनकी दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सर्दियों में मुश्किलात होती हैं, बट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हमारे क्लिनिक के ऊपर मोस्टली सर्दियों के अंदर बढ़ जाते हैं। अब उसकी वजह ये नहीं है कि सर्दियाँ आई हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गंटिया का जो प्रॉब्लम है ये चलता रहता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सर्दियों के अंदर लोग प्रेफर करते हैं फिर फिजिकल थेरेपी कराने की, या डिफरेंट थेरेपी ऑप्शन जो है वो ट्राई करते हैं कि जिससे उनकी पेन और स्टिफनेस और ये चीज़ें मैनेज हो जाए। सो आई होप सो कि आप लोगों को अभी तक ये समझ आ गई होगी कि आपको जो घुटनों में प्रॉब्लम है वो किस वजह से। ये जो मैं अभी बता रहा था ना कि यहाँ पे ये टेंडन है, पट्ठों के वो सिरे जो हड्डियों के साथ जोड़ते हैं, वो सिरे जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, आपने देख लेना कहीं आपको इनमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत सारे ACL, PCL या फिर जो टेंडन्स के प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है हमारे घुटनों के एक्सरे। हर बंदे ने ये करवाए होते हैं जिनको घुटनों में दर्दें होती हैं। ठीक है। अब अगर तो आपको इस एक पॉइंट की समझ आ गई ना, तो आपके लिए एक्सरे देखना बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल इजी अल्फाज में बताऊंगा। ये आपको ऊपर जो हड्डी नज़र आ रही है इसे हम मेडिकल में कहते हैं फीमर, इसे कहते हैं हम टीबिया, इसे कहते हैं फिबुला। ठीक है। इसको आप आसान अल्फाज में समझें, ये घुटने के ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है, और ये साइड वाली हड्डी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, ये वाली जो जगह ना, ये चपनी वाली हड्डी है, ये घुटने की बेसिकली पीछे वाली साइड से तस्वीर ली गई है, इसीलिए हमें यहाँ पे साया सा नज़र आ रहा है। ठीक है। इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आप दोनों में से क्या फ़र्क लग रहा है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम गौर से इसको देखें तो हमें इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है ना, अगर हम देखें तो इस पिक्चर के अंदर हमें घुटनों के बीच में बहुत अच्छा खासा खला नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमें तो बिल्कुल भी कोई खला नज़र नहीं आ रहा है। अक्सर लोग मेरे क्लिनिक के ऊपर, और मोस्टली जब भी मैं उनसे मिलूँ और उनको घुटनों का दर्द है और वो मुझे ये कहते हैं हमारे घुटनों के बीच में खला आ गया। खला आ जाना तो अच्छी बात है, खला ख़त्म हो जाना जो है ना वो अजाब है।
तो अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा आपको गैप नज़र आ रहा है इस हड्डी के बीच में और इस हड्डी के बीच में। तो जब आप चलेंगे, जब आप मूवमेंट करेंगे तो ये हड्डियाँ आपस में रगड़ेंगी? बिल्कुल भी नहीं रगड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो गैप है, इनके बीच में तो खला है। लेकिन इधर हम देखें तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही खला ख़त्म हुआ हुआ है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। ये मैं भी बताता हूँ आपको स्टेजेस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल भी खला नहीं है। जब ये खला नहीं है तो क्या होगा, जब हम इस पे मूवमेंट करेंगे, अगर आप इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो जब ऊपर वाली हड्डी नीचे जा रही है और ऊपर जा रही है, ये मूवमेंट ही होती है ना। ये ऊपर और नीचे मूवमेंट की वजह से ही तो हम चल फिर सकते हैं। जब ये चलेंगे हम तो ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ेगी। क्यों रगड़ेगी? क्योंकि बीच का खला ख़त्म हो गया। जब ये खला ख़त्म हो जाएगा तो जब इनकी रगड़ होगी तो क्या होगा, हड्डी में इस तरह के हमें टुकड़े से नज़र आएंगे, नोकदार से नज़र आएंगे। ये जो नोकदार हिस्से होते हैं ना, ये छोटे छोटे, यहाँ पे नोक बनी हुई है, इधर नोक बनी हुई, ये जो नोक होती हैं यही दर्द काज करती हैं और इन नोक को कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स और इसका दूसरा नाम होता है बोन स्पर्स। बोन स्पर्स हों या ऑस्टियोफाइट्स हों, ये जितने ज़्यादा होंगे आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके घुटनों के बीच में से रिमूव हुई या ख़त्म हुई ग्रीस का लेवल मेजर किया जाता है कि आपको किस स्टेज का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। सो अब आपको जो मैं एक्सरे में दिखा रहा था ना यहाँ पे, अब इसी एक्सरे को हम आम साफ सी पिक्चर के अंदर देख लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये ऊपर वाली हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, ये हमारा कार्टिलेज है, ये हमारे घुटनों की कार्टिलेज है और ये बेसिकली घुटनों की ग्रीस है और यही कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? ये भी ऐसी हो जाती है। इसको देख रहे हैं, अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? ये हेल्दी है और ये अच्छा, ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना, तो जब हम मूवमेंट करते हैं ना अपने घुटनों के ऊपर, जैसे इस तरह से हिलाते हैं, तो इनकी रगड़ की वजह से इस तरह से नोकदार हो जाती है हड्डी, जो ना ऐसे नोकदार स्पर्स बन जाते हैं। इनके नोकदार होने से क्या होगा, जब भी हम अपनी घुटने को मोड़ेंगे या घुटने के ऊपर जब भी कोई हरकत करेंगे तो क्या होगा, टक टक की आवाज़ें आएंगी, कड़कड़ की आवाज़ें आएंगी। और वो कड़कड़ बेसिकली ये जो स्पर्स होते हैं, ये जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, इनकी रगड़ की वजह से आती है। अब देखें, इस एक्सरे को देखें यहाँ और इस एक्सरे को देखें, जब ये बंदा अपने घुटने को मोड़ेगा तो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में टच होगी? बिल्कुल भी टच नहीं होगी। अच्छा खासा यहाँ पे गैप है। अगर इसको देखें तो जब इन्होंने घुटने को हल्का सा भी सीधा करना है, मोड़ना है, तो घुटने के ऊपर अगर आप अपने हाथ रखेंगे और अगर आप इस स्टेज के ऊपर हैं तो आपको अपने घुटने में से ऐसे फील होगा जैसे नीचे कुछ रगड़ रहा है। वो रगड़ बेसिकली ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ रही होती है। वीडियो के एंड के ऊपर ना मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें भी बताऊंगा जो कि आपको घुटनों के बीच में गैप लाने के लिए कौन सी वर्जिश करनी चाहिए कि घुटनों में थोड़ा सा खला आ जाए, ठीक है। वीडियो का आप एंड तक देखिएगा लाजमी। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक चीज़ होती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यानी घुटनों में जिनको ग्रीस का प्रॉब्लम हो, एक चीज़ जो फेस करनी पड़ती है उन्हें, वो होती है कि घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। अब उसकी क्या वजह होती है? लाइक अब अगर इस घुटने को देखें और इस घुटने को और इस घुटने को, दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ये वाला घुटना आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो साइज़, और इधर आपको इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आ रही है, सोजिश नज़र आ रही है। तो ये क्या होता है? जो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी ना, टिस आर्थराइटिस, टिस का मतलब क्या होता है? सोजिश। जोड़ों में सोजिश होना इज नोन एज आर्थराइटिस। अब यहाँ पे सोजिश क्यों हो जाती है? अच्छा, इस सोजिश को ना समझने के लिए आपने अब थोड़ा सा गौर करना है, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि घुटनों में जो सोजिश है वो क्यों हो रही है और इसका मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, यानी कि हमारे वो खुलिये हैं जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि जिस्म में जब भी कोई बाहर से जरासीम आ जाए तो ये पकड़ के उसको मार देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जिंदा रहते हैं, कोई बुखार नहीं होता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों को घुटनों में दर्दों का मसला होता है, अब होता ये है कि जब कभी उनको कोई चोट लगे, अब चोट, एक तो चोट है जब वो गिर जाए, ठीक है। दूसरी चोट होती है जब उनके घुटनों के बीच में गैप ही नहीं है, घुटनों के बीच में रबड़ ही नहीं है, घुटनों के बीच में ग्रीस ही नहीं है। तो जब वो हल्की सी मूवमेंट भी करते हैं ना, तो उनकी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी ये आपस में रगड़ती है। जब ये रगड़ती है तो फिर उससे नुकसान ये होता है कि उनके इंजरी हो जाती है घुटनों के बीच में, यानी कि घुटने नोकदार हो जाते हैं। जब भी मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहा था, हमारे जिस्म को लगता है कि यहाँ पे कोई चोट लग गई है, यहाँ पे कोई इंजरी हो गई है। जब हमारे जिस्म को लगता है ना कि यहाँ पे चोट हो गई है, चोट लग गई है, तो हमारे जिस्म का जितना इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है
वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसे जरासीम आ गए हैं, कोई चोट लग गई, हमने जाके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करनी है और यहाँ पे हमने लड़ाई लड़नी है। इसको सेल इंजरी का प्रोसेस कहते हैं। मैं बड़े आसान और आम अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। तो जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है यानी सेल इंजरी को रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इतने सारे सेल आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें बाहर से कुछ इस तरह से हमारे घुटने सूजे हुए नजर आते हैं, हमारे यहाँ पे सोजिश हो जाती है। तो बेसिकली आपके डॉक्टर आपको इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें ताकि यहाँ पे रिकरेंस ऑफ इंजरी ना हो, बार बार घुटनों में चोट ना लगे, जिसकी वजह से घुटने भी जल्दी खराब होंगे और सोजिश भी रहेगी। अब अगर तो ये सोजिश हो ना थोड़ी सी देर के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो ये अच्छी बात है। ये हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे जिस्म को हील करने के लिए। जैसे कभी कहीं पे कोई कट लग जाए, कोई खून निकलता है, खरींड बनता है, पकता है और हमारी वो वाली जगह ठीक हो जाती है, इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन अगर ये आपको जो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है ये हो जाए क्रॉनिक, फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। अब इसके लिए आपको डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि आप NSAID मेडिसिन ले लें, जिसको कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपके ऊपर इसके ऊपर लगाई जाती हैं, या आप जेल लगा लें या आप ये खा लें। ठीक है, ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। आप बहुत सारे लोग जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होगा उनके NSAIDs तो चल रहे होते हैं, पेन किलर चल रही होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी चल रही होती हैं। मैं यहाँ पे जो आपको रेकमेंड करूंगा वो ये है कि जब भी आपको सोजिश हो ना, यहाँ पे जब भी सोजिश हो तो आपने इस पे ठंडी टकोर करनी है, आइस पैक लगाना है। मार्केट से अच्छा सा आइस पैक ले लेना है जिसके ऊपर कपड़ा वगैरह वो अच्छा हो, शॉपर की तरह का ना हो, क्योंकि ठंडा जला जो गर्म जले से बुरा होता है। तो आपने इस पे ठंडी टकोर करनी है। अब ठंडी टकोर कब करनी चाहिए, गर्म टकोर कब करनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जब कभी किसी को नई नई सोजिश हो तो आपको ठंडी टकोर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सोजिश है बहुत पुरानी, यानी 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तो आपको इस पे गर्म टकोर करनी चाहिए। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं जिसको बहुत ज़रूरी है समझना। वो ये है कि देखें, फ़र्ज़ करें कि मेरे घुटनों के अंदर दर्द है और मुझे पिछले 2 साल से सोजिश है, पिछले 2 साल से दर्दें हैं, ठीक है, और सोजिश है लेकिन बिल्कुल हल्की फुल्की सी है, बहुत ज़्यादा सोजिश नहीं है, ठीक है। लेकिन पिछले 2 साल से, पिछले 6 महीने से, पिछले 8 महीने से ये मसला है। गौर से ये बात समझनी है। बट आज सुबह से पता नहीं क्या हुआ है कि मेरे घुटने में आज तो बहुत ही दर्द है और आज बहुत ही स्वेलिंग है। ये जो आज हुआ है ना, ये 2 साल पुराना नहीं है। ये या तो आपने कोई ऐसी वर्जिश की है, या फिर आपने कोई वजन उठाया, या आपका घुटना मुड़ा है, या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो। अब जो दर्द हो रही है ना, ये एक्यूट है, ये नई है। ये जो नई दर्द है ना, या जो नई सोजिश है, अब क्या करना है आपने, अब आपने आइसिंग करनी है। अब आप बहुत पुराने पेशेंट नहीं है, आपका जो आज का मसला है वो एक्यूट है, वो नया प्रॉब्लम है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, ठंडी टकोर करनी है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही फ्लो के साथ चल रहा है पिछले 6 महीने से या 8 महीने से, फिर इसके अंदर रिकमेंडेड होता है कि आपने गर्म टकोर करनी है। अब आसान सा मैं करके बता दूं, ठंडी टकोर नए प्रॉब्लम में करेंगे, गर्म टकोर आपने पुराने प्रॉब्लम में करनी है। ठंडी टकोर सोजिश में रिकमेंडेड होती है, गर्म टकोर अकड़ाव में रिकमेंडेड होती है, टाइटनेस में रिकमेंडेड होती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है। अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, और वो आज सुबह स्टार्ट हुई है, पिछले 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है, नई है, 7 दिन तक बिल्कुल नहीं होती है, 7 दिन को एक्यूट कहते हैं। अगर तो आपको बिल्कुल एक्यूट में इन्फ्लेमेशन है ना, और आप इसमें गर्म टकोरें कर रहे हैं ना, तो ये आपकी स्वेलिंग कम होने की बजाय उल्टा बढ़ जाएगी और मसला भी अंदर इंक्रीज हो जाएगा। सो हर चीज़ के ऊपर गर्म टकोर नहीं करनी है। हमारे बहुत बड़ा रिवाज है, रेत गर्म की, तवे पे रखी और कर रहे होते हैं। नहीं, आप मार्केट से अच्छा सा आइस पैक खरीदें। इस तरह का आप कोई भी आइस पैक ले सकते हैं, इनकी कोई खास कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं होती। लेकिन ये है कि आप जब भी लें, इसका बॉक्स खोलें, इसका कपड़ा अच्छे से चेक करें, इसकी सिलाई वगैरह देख लें, कहीं जेल बाहर तो नहीं आ रही है जो इसके अंदर भरी हुई होती है। तो इसको आपने फ्रिज में रखना है, 2 घंटे बाद निकालना है और ठंडी टकोर कर लें। और इसके अलावा अगर आपने गर्म टकोर करनी हो, इसी को आप माइक्रोवेव के अंदर रख के कोई 10 से 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा गर्म हो गया, गर्म टकोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल हॉट पैक हो तो फिर तो और भी ईजी हो जाता है। सो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ठंडी टकोर कब करनी है, गर्म टकोर कब करनी है। जब भी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, जब आपने सवाल पूछा था ना कि घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है और स्वेलिंग है, तो इसको किस तरह से ठीक करना है। आई होप सो कि अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब जो चीज़ समझने वाली है ना, वो ये है कि मेरे जो घुटनों में दर्द है, इसकी कौन सी स्टेज है या कौन सी शिद्दत है।
ये कैसे पता चलेगा? ये जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये है हमारे जो माइनर से स्टेज होती है, ये स्टार्ट के अंदर स्टेज 1 के अंदर आपको इस तरह के साइंस आते हैं, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में और स्टेज 4 में। इस कार्टिलेज को देखें, बिल्कुल ठीक है ना, ये माइनर है, हल्का-फुल्का सा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये स्टेज 1 के अंदर स्टार्ट हो रहा है, स्टेज 3 के अंदर आपको अच्छे खासे जो है वो ऑस्टियोफाइट्स और बोन स्पर्स नज़र आने लग जाते हैं। और इसी तरह से स्टेज 4 के अंदर जिसमें आपको टोटली रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए, ये रिकमेंडेड होता है। ये आपको इस तरह के साइंस आते हैं, तो ये तो होगा नॉर्मली जो हमें नज़र आ रहा होता है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो आर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम होता है ना, ये सबको आना है ज़िंदगी के अंदर। अब ये आपके हाथ में है कि आप स्टेज 1 अपनी 30 की एज में ले आएँ, 25 की एज में ले आएँ, स्टेज 2 जो है वो आपकी 40-50 के अंदर आ जाए और 70 के अंदर आपकी जो स्टेज 4 आ जाए, या आपके हाथ में है चाहे ये 40 की एज में आप ले आएँ स्टेज 4 जो है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके हाथ में, ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जिनका खाना ठीक ना हो, कुछ लोग जिनकी कोई एक्सरसाइज की रूटीन ना हो, बैठना ज़्यादा हो, जॉब पे जा रहे हैं, बस शाम को वापस आ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, अगले दिन उसी तरह से जा रहे हैं, जब खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और साथ में बर्गर, पिज़्ज़े, ये ज़िंदगी चल रही है, तो आप फिर तैयारी रखेंगे, आपकी यंग एज के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर एक कुछ लोग होते हैं जो बड़ी एहतियात करते हैं, लेकिन उनको अगर साइड पे कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे शुगर हो या ब्लड प्रेशर का इश्यूज हो या यूरिक एसिड का इशू हो या थायराइड का इशू हो, ऐसे केसेस के अंदर घुटनों के अंदर आर्थराइटिस होने के चांसेस बड़ी स्पीड से होते हैं और बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम इन्हीं स्टेजेस को देखें अपने एक्सरेज के ऊपर, तो आपको ये नॉर्मल स्टेज में इस तरह के नज़र आते हैं। स्टेज 1 में कुछ इस तरह होता है, स्टेज 2 के अंदर ये, और यहाँ पे स्टेज 3 में देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा नोकदार हो रहा है, स्पेस कम हो रही है, और स्टेज 4 के अंदर स्पेस आपको कुछ नज़र आ रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्मल के साथ, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी खासी स्पेस है, घुटनों के बीच में खला है, लेकिन 4th स्टेज के अंदर बिल्कुल कम हो जाता है और हमारे ऑस्टियोफाइट्स भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब आप अपना एक्सरे उठाएं और उसके अंदर देखें कि आपका एक्सरे कौन सी स्टेज पर है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे खाने जो कि आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जो कि आपके घुटनों की ग्रीस के लिए, घुटनों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी हैं। उनमें आपके पास जैतून का तेल है, इसकी मालिश भी करें और ये अपनी डाइट के अंदर ऐड भी करें। इसके अलावा जिंजर अदरक जो है वो आपके लिए एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है और ये भी हीलिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा आपने फ़िश को अपने खानों में ऐड करना है, ये प्रोटीन है और अच्छा खासा सोर्स होता है विटामिन B12 का, ये भी आपके घुटनों को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कीवी को आपने ऐड करना है अपने खानों में और गार्लिक को ऐड करना है। आपको होता है गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं लाइसिन। लाइसिन एक इस तरह का कंपाउंड होता है जो कि आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके ओवरऑल जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपने प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करना है, जैसे कि दही को आप ऐड कर सकते हैं। दही में आपको कैल्शियम मिलेगी और विटामिन D भी मिलेगी। ये कुछ खाने हैं जो कि आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। इसके अलावा कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके जॉइंट की हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और उनको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं और हम इसके अलावा सीड्स भी यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपने बादाम, अखरोट और काजू और ये चीज़ें यूज़ करनी है, और सीड्स के अंदर आपने पेठा कद्दू के बीज यूज़ करने हैं, चिया सीड यूज़ करने हैं, फ्लैक्स सीड्स जो वो यूज़ करने हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनके अंदर आपको कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए, आपके कार्टिलेज की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड हैं वो आपके लिए चिया सीड हैं, आपके लिए फ्लैक्स सीड्स हैं। आप चिया सीड को लें और इनको पानी में भिगो दें, 1 घंटा 1.5 घंटा लाजमी भिगो के रखें और 1 चम्मच से ज़्यादा ना लेंगे, आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज की बात है, फ्लैक्स सीड को अलसी के बीज कहा जाता है, इनको आपने पीस लेना है और दिन के अंदर 1 चम्मच इसको यूज़ लाजमी करना है। ये भी आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप तिल भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके घुटनों की ग्रीस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हैं खानों के बारे में। अब मैं कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज बता देता हूँ, ऐसी वर्जिशें बता देता हूँ जो कि आपने करनी है, जो कि आपके घुटनों की ग्रीस के लिए, घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इसमें ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अब तक तो ये समझ आ जानी चाहिए कि आप अगर अपने घुटने को मूव करेंगे, अगर हिलाएंगे, तो क्या होगा, आपके घुटने बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो हमने ऐसी वर्जिशें करनी है जिसमें घुटना हिले ना लेकिन ज़ोर पूरा लगे, उन्हें कहते हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसमें सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने सीधे लेट के इस पोजीशन में आपने लेट जाना है और अपने घुटने को ना नीचे की तरफ दबाना है।
जब आप इसको दबाएंगे ना, आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। ये आपके ऊपर वाले जो क्वाड्रिसेप पट्टे हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छे है। अब आप नोट करें, इसके अंदर ना हमारा घुटना हिल नहीं रहा है, घुटने पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, हम आइसोमेट्रिक कर रहे हैं। ये वर्जिश आपने 10 दफ़ा करनी है, हर 10 सेकंड के लिए होल्ड करनी है और 3 से 4 घंटे के बाद ये वर्जिश करें, आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, शुरू में ना मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि मैं आपको वो वर्जिशें बताऊंगा जिससे ना आप अपने घुटनों के बीच में खला ले आएंगे। खला ले आएंगे तो हड्डियां आपस में रगड़ेंगी नहीं, टक टक की आवाज़ें नहीं आएंगी। तो वो कैसे ला सकते हैं? अब देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और बड़े लोगों को ना ये आप इंटरनेट पे इधर उधर देख के ये वर्जिश जी घुटनों के लिए करनी है। अगर आप ये करेंगे ना, इस तरह से बैठ के घुटनों को सीधा करेंगे और वापस लेके जाएंगे, और ये कंटिन्यूसली अगर करते रहेंगे, उल्टा ये वर्जिश आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगी। क्यों नुकसान देगी? आपकी हड्डियां आपस में रगड़ती रहेंगी। अब करना क्या है, इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा, आपने इस तरह से करना है। अब मेरे पाँव पे देखें, पहले जब मैं बैठा था ना, जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे पाँव पे यहाँ पे पिंडलियों के ऊपर इस जगह पे कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पे देखें जरा आप, अब यहाँ पे वजन लगा हुआ है, यहाँ पे वेट लगा हुआ है। पहले जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे मैंने वेट लगा दिया, यहाँ पे मैंने वजन लगा दिए। जब मैंने वजन लगाया तो क्या होगा? जब मैंने वजन लगाया ना, तो मेरी ये हड्डी नीचे की तरफ खिंच गई है। जब ये नीचे की तरफ खिंच गई है तो क्या हुआ है? ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में आ गया गैप। इनके बीच में गैप आने से क्या हुआ है? खला आ गया। अब जब मैं इस तरह से बैठ के, अच्छा, अपने हाथ आपने ऊपर लाजमी रख लेने, क्योंकि अगर आप बेड के ऊपर रखेंगे ना तो हाथों पे वजन आ जाएगा, हमने ये नहीं करना। अब जब आपने खला ले आए हैं ना, खला लाने के बाद आप मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेज 4 का यानी आखिरी स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, फिर आपको इस तरह का वजन भी कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि घुटने तो आपस में चिपक जाते हैं ना उस स्टेज के अंदर। ठीक है। सो एक तो आपने जब ये एक्सरसाइज करनी है तो कोशिश करनी है कि साथ में आपके खला लाजमी होना चाहिए। जब खला होगा ना, यानी वेट लगा हुआ होगा, तो जब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने खराब नहीं होंगे, उल्टा आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप स्टेज 4 के ऊपर हैं या स्टेज 3 क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप इस तरह से लेट के एक्सरसाइज करें। ठीक है, क्योंकि जब आप लेट के एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इसमें आपको किसी भी किस्म की मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये एक्सरसाइजेज हो गई हैं 2। अब इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, वो है आपने यही बॉल रखनी है अपने घुटनों के बीच में और अंदर की तरफ दबाना है। नोट करें, हम अपने घुटने नहीं हिला रहे हैं। हिलाना कब है? जब हम खला ले आए। अब लेट के इस तरह से खला लाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस तरह वर्जिश कर सकते हैं। घुटनों के बीच में आपने बॉल रखनी है और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। 6 से 7 दफ़ा करें हर 3 से 4 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इसी का उलट करना है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज करके। घुटनों के ना इर्द गिर्द इस तरह का रबड़ बैंड लगा लें और इसको बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करें। 10 सेकंड रोक के रखें और फिर छोड़ दें। एक तो इसके अंदर ग्रेविटी का जोर लगेगा, कशिश शकल जो ज़मीन की जो फोर्स है, इसका जोर लगेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ये करते हुए मुश्किल हो रही है, तो फिर आप इस तरह से सीधे लेट के भी कर सकते हैं। घुटनों के इर्द गिर्द इस तरह से रबड़ बैंड लगा के बाहर की तरफ खोलें, 10 सेकंड होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश भी करें हर 3 से 4 घंटे के बाद। इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज है आपने खड़े होके करनी है। खड़े होके किस तरह से करेंगे? लाइक इस तरह अक्सर लोग होते हैं जिनकी जॉब्स होती हैं, इस तरह से लेट के करना वहाँ पे जॉब पे बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश किया करेंगे जब जॉब पे हैं तो आप इस तरह से किसी चेयर को पकड़ लें और अपनी टांग को पीछे की तरफ लेके जाएं। अब अगर मैं यहाँ पे सवाल पूछूं कि क्या मेरे घुटने के ऊपर मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। मेरा घुटना बिल्कुल सीधा है। मेरी सारी मूवमेंट कहाँ हो रही है? मेरे हिप जॉइंट के ऊपर, कूल्हे वाले जोड़ के ऊपर हो रही है। तो हमने इस तरह से वर्जिश करनी है कि हमारे घुटने के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने सारे मसल्स को ट्रेन कर लें। ठीक है। इसी तरह से ये वाली वर्जिश जो मैं खड़े होकर कर रहा हूँ, इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। वो थोड़ी सी मुश्किल होगी कि आपने इस तरह से करनी है। देखें, सेम वही वर्जिश हम कर रहे हैं जो हमने पहले की थी यहाँ पे खड़े होके। अब हम सेम टू सेम वही कर रहे हैं, लेकिन हम लेट के कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो अब तक मैंने आपको घुटनों के दर्द के लिए पहले तो मैंने वजूहात, अलामात, ये सब कुछ बताया, टाइप्स वगैरह जितनी भी थी, फिर उसके खाने बताए, फिर आपको वर्जिशें बताई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मशहूर इंजेक्शंस हैं, जैसे शुरू में सवाल पूछा था ना PRP वगैरह के बारे में, इंजेक्शंस कौन से हैं, कौन से लगवाने चाहिए, कि इनका क्या फ़ायदा होता है, वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। अच्छा, घुटनों के अंदर जो इंजेक्शंस लगते होते हैं ना, उनमें 2 या 3 इस तरह के जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन, दूसरा है स्टीरॉयड का इंजेक्शन, और तीसरा है PRP का इंजेक्शन। ठीक है।
जो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन हैं इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये आपके घुटनों के अंदर जी ग्रीस डाली जा रही है। हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि वक्ती तौर पे आपके घुटनों के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रगड़ जो वो थोड़ी कम हो जाती है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन है। स्टीरॉयड इंजेक्शन ज़रूरी नहीं घुटनों में, जिसमें में किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको दर्द है वहाँ पे स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाएं और जादू हो जाएगा, आपकी दर्द कम हो जाएगी। लेकिन ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। स्टीरॉयड इंजेक्शन आपका एकदम से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर देते हैं और ये आपका डायबिटीज़ और शुगर भी इंक्रीज कर देते हैं। सो ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये पेन किलर के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा देने के लिए। सो इसमें आपने ये देख लेना है कि अगर मेरे घुटने में दर्द हो रही है और मैं इस पर ठंडी टकोर या गर्म टकोर करता हूँ, मेरा उससे दर्द कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे नहीं हो रहा है, फिर मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ मशीनें वगैरह लगवा लूँ, उससे मेरी दर्द ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर नहीं ठीक हो रहा, फिर मैं कोई पेन किलर जेल ले आऊँ और उसके साथ अपने घुटने में मालिश कर लूँ, उससे दर्द ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ठीक हो रही है, फिर पेन किलर मेडिकेशंस खा लें, अगर उससे कम हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती, फिर आप इंजेक्शन के बारे में सोचें कि हमें लगवाना चाहिए या नहीं। डायरेक्ट नहीं कभी भी जाना चाहिए, ठीक है। ये हल्की सी दर्द है, अभी और कुछ भी नहीं कराया, हमारे पास इतने सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको बिना साइड इफेक्ट के इसको ठीक कर सकते हैं। अपने नियर बाय थेरेपिस्ट को एक दो विजिट कर लें, उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, मुल्तान या नज़दीकी किसी शहर से हैं तो अच्छा। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन क्या होता है? जोड़ों के अंदर पानी वक्ती तौर पे थोड़ा सा आ जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, रगड़ कम हो जाती है। नंबर 2, पीआरपी जो स्टीरॉयड इंजेक्शन है वो वक्ती तौर पे आपको पेन रिलीफ कर देते हैं। वो ज़्यादा ये भी नहीं है कि घुटनों के बीच में कोई पानी वगैरह आ जाए, वो पेन के लिए बहुत अच्छे हैं, जिस्म के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी जिस्म में स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाएं, स्टीरॉयड खाएं और बॉडी बिल्डर बन जाए। तो स्टीरॉयड जो है ना वो वक्ती तौर पे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, बट ब्लड प्रेशर और शुगर को जो इंक्रीज़ करते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है पीआरपी। पीआरपी बेसिकली होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी के अंदर बेसिकली आपको आपके ना जिस्म से ब्लड ले लिया जाता है एक इंजेक्शन के अंदर, वो लेके उसे एक मशीन के अंदर डाला जाता है। उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। उस मशीन में डाल के आपके खून में से सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। अब इस प्लाज्मा को आपके घुटने के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है पीआरपी में क्या होता है। अच्छा, अब ये प्लेटलेट जो होते हैं ना, प्लेटलेट का काम होता है हमारे जिस्म में नई खून की नालियां बनाना। आपके घुटनों के अंदर जब आप पीआरपी लगवाते हैं तो खून की नालियां नई बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो घुटनों के बीच में कार्टिलेज होती है, ये एवैस्कुलर होती है। जो घुटनों के बीच की जो रबड़ होती है ना, जो खराब हो जाती है, एवैस्कुलर होती है। एवैस्कुलर का मतलब होता है कि इसकी खून की सप्लाई होती ही नहीं है, ठीक है। सेंटर में तो खास तौर पे नहीं होती है, बाहर वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी होती है। जिस चीज़ की खून की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे खून की रगें बनेंगी कैसे? अगर बन भी जाएंगी तो उसकी सप्लाई किस तरह से होगी, ठीक है। सो खून की रगें यहाँ पे बन जाती हैं। पीआरपी कराने से खून की न्यूट्रिशन जो आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बड़े लोग हैं जिनकी पेन भी ठीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर उनको घुटनों की कार्टिलेज के सेंटर का प्रॉब्लम ना हो, साइड पे कोई लिगामेंट का हो, टेंडन का हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोफाइट्स ना बने हो, पीआरपी से फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इसमें बहुत अच्छे से समझने की ये ज़रूरत है कि पीआरपी आपके घुटनों की ग्रीस नहीं बनाएगी, आपके घुटनों में क्या बनाएगी? ब्लड वेसल्स बनाएगी, जो कि आगे फिर आपको घुटनों में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पीआरपी का काम होता है। अब अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैं घुटनों में ग्रीस डाल दूंगा, तो भाई जो फेस के ऊपर पीआरपी हो रही होती है, तो यहाँ पे आप कौन सी ग्रीस बना देते हैं? या लोग बालों के लिए जो करा रहे होते हैं, वहाँ पे कौन सी घुटनों की ग्रीस या कार्टिलेज बने? बेसिकली ये होता है कि खून की नालियां नहीं बनती हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की मदद से, ठीक है। ये पीआरपी का काम होता है। अब अगर आपने वो बनवानी है तो आप पीआरपी करवा लें। इसका कोई बहुत लंबा साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका अगर आपको क्लियरली जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि आपके घुटनों की ग्रीस नहीं बन रही और नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं। ये पीआरपी का काम होता है। सो हाइलुरोनिक एसिड की भी समझ आ गई, इंजेक्शन की, स्टीरॉयड की भी समझ आ गई, पीआरपी की समझ आ गई। आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लें, या ऐसे जो हमारे मेथड्स हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म की कोई पेन नहीं होती, लाइक फिजिकल थेरेपी है, प्रॉपर वो एक्सरसाइजेज हैं जिनके साथ आप अपने घुटनों के इर्द गिर्द के पट्टे मजबूत करें ताकि आपके घुटनों के ऊपर आने वाला वजन कम हो जाए। अब अगर किसी शख्स ने फर्ज करेंगे वो स्टेज 4 के ऊपर पहुँच गया और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अप्लाई कर लिए हैं, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं, और
कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर जो पक्का इलाज है वो ये है कि आप अपना नया घुटना डलवाएं, नए घुटने की सर्जरी कराएं, जिससे हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये जो हमें एक कमेंट रिसीव हुआ था ना कि व्हाट अबाउट द नी रिप्लेसमेंट, तो आपने घुटनों में अपना नया जोड़ कब डलवाना है, ये आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब वो स्टेज आती है जब हम अपने घुटनों के बीच नया जोड़ जो वो लगवा लेना चाहिए। ठीक है, ये इतनी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप कोई भी ट्राई करके अपनी पेन को कम कर लें, उसके बाद आप टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, ये परमानेंट इलाज है। अच्छा, अब अक्सर लोग कहते हैं कि फलां इंजेक्शन वहाँ से लगता है, ये कर देंगे भाई अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता कि फलां इंजेक्शन लगाने से घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो दुनिया में ये सर्जरी होती ना, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी भी मौजूद है और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये समझा जाता है। अच्छा, अब अक्सर लोग होते हैं जो सर्जरी करा लेते हैं उसके बाद भी उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब वो नया जोड़ डलवाते हैं उसके अगले दिन से वो समझते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उन्हें चाहिए कि अपने नए जोड़ डलवाने के बाद किसी अच्छी जगह से पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी लाजमी करवाएं। अगर आप अपनी फिजियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, आपके घुटने फिर से दोबारा से ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपके घुटने के इर्द गिर्द के पट्टों को ज़रूरत होती है कि उनमें प्रॉपरली एक्सरसाइज की जाए, और इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज टेक्निक होती है जिसके ज़रिए इससे बिल्कुल ठीक हो जा सकता है। और टोटल नी रिप्लेसमेंट के साथ मैंने बड़े मरीज़ देखे हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं अगर उनकी फिजियोथेरेपी ना हो। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे लोग जिनके घुटने ख़राब हो जाएं और स्टेज 4 के अंदर चले जाएं और उनको हो साथ में डायबिटीज़, शुगर हो, और वो भी अनकंट्रोल्ड हो, ऐसे लोगों का फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके तो छोटा सा कट लग जाए उसका खरीन नहीं बनता है, वो पकता नहीं है। उनमें अगर नया जोड़ डाल दिया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं, साथ में आप अपना टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये अच्छी जगह से करवाना चाहिए, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। बट ये ऑप्शन भी होता है घुटनों को ठीक करने के लिए। सो घुटनों के ग्रीस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कवर हो गए होंगे। आपने पीआरपी के बारे में पूछा, आपने नी रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा, आपने घुटनों की स्वेलिंग के बारे में पूछा। सो सारी वजूहात, अलामात और ट्रीटमेंट ऑप्शंस, खाने कौन से होने चाहिए, वर्जिशें कौन सी होनी चाहिए, या फिर आपको कौन से इंजेक्शन टैबलेट्स, या फिर आपको कौन सी इस तरह की सर्जरीज हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए। सो ये सारा कुछ मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। स्पेसिफिक मेडिसिन यहाँ पे ना बताने की वजह ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अगर, क्योंकि मेरी वीडियो एक दो बंदों ने तो देखनी नहीं है, मल्टीपल लोगों ने देखनी है, सो इसके लिए बेटर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके अपनी प्रॉपर स्टेज को एवेलुएट कराएं कि ये वाला मेरा स्टेज है, ये वाली मेरी प्रॉब्लम है, और उस स्टेज के रेलिवेंट फिर जो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको चूज़ करें। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने नियर बाय थेरेपिस्ट के पास विजिट करके डेली बेसिस पे अपनी फिजियोथेरेपी करवाएं, अपने घुटनों के इर्द गिर्द के जो पट्टे हैं उनको मजबूत करवाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सोजिश को भी ठीक किया जा सकता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ठीक किया जा सकता है। अच्छा, इनको मैनेज ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। इनको बिल्कुल परमानेंटली ठीक करना और कार्टिलेज वापस हो जाना ये बहुत मुश्किल होता है, ये सबका ख़राब होना है। लेकिन ये आपके हाथ में, अपनी डाइट भी ठीक रखें, अपनी रूटीन ठीक रखें, एक्सरसाइज ठीक करें, साइकिलिंग करें, वॉक ज़्यादा ना करें जिनकी स्टेजेस ज़्यादा हों। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे लाजमी देखिएगा कि क्यों वॉक रेकमेंडेड नहीं होती आर्थराइटिस में और क्यों साइकिलिंग ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। ये ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। अगर मैं इस टॉपिक को भी कवर किया तो हमारे 10-15 मिनट और भी लग जाएंगे इसके अंदर, लेकिन इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो लाजमी आपने चैनल पर देख लेनी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग जो मेरे पास आते हैं बहुत लंबे अरसे से वॉक कर रहे होते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि यार वॉक नहीं करनी थी, साइकिलिंग करनी थी। क्यों साइकिलिंग करनी चाहिए, क्यों वॉक कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आपको घुटनों की क्रीज की ऊपर वाली स्टेजेस है यानी स्टेज 2 या 3 है तो आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछें और डिटेल में अपने क्वेश्चंस को लिखना है ताकि जब मैं आंसर करूँ ना तो आपके सारे पॉइंट्स को कवर करूँ, और ताकि जो भी बाद में आपके कमेंट की बेस के ऊपर जो वीडियो देखे, जैसे हमने अभी भी 2-3 कमेंट्स को कवर किया है, तो आपके इन सिर्फ 2-3 कमेंट्स की वजह से बड़े लोगों को हेल्प होगी। तो इसी तरह से अगर कोई पॉइंट मिस हो गए हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं या उसको आपको कमेंट्स में गाइड कर दूं। अगर आप मुल्तान से मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं और मुल्तान के अलावा किसी शहर से हैं
तो आप फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। अपने एक्सरे वगैरह शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको आपकी कंडीशन की स्टेज बता दूंगा, या रेलिवेंट कोई और प्रॉब्लम है या उसके रेलिवेंट आपको कौन सा इलाज कराना चाहिए। सो ये सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। आई होप सो कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।